हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के आनुवांशिकता चैप्टर का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, यह ब्रह्मास्त्र है जो आपके एग्जाम को चार चांद लगा देगा। आपके एग्जाम को इतना आसान बना देगा कि पूछिए मत। यह आपके एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है आज का यह हमारा क्लास, जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सब जानेंगे। क्रॉस कैसे करते हैं, बच्चों में क्रॉस कैसे होता है, ये सब के बारे में आज के हम इस क्लास में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा अगला ब्रह्मास्त्र आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम को सबसे पहले देखना है आनुवांशिकता, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो आनुवांशिकता क्या है? जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता और पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी पहुंचती रहती है। उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे पिता का लक्षण पुत्र में आएगा, पुत्र का लक्षण उसके पुत्र में आएगा, उसका लक्षण उसके पुत्र में आएगा। इसी तरह यह पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी में, हर पीढ़ी में यह आनुवांशिक लक्षण जो होता है दिखता रहता है, कुछ विशिष्ट लक्षण। उसके बाद हमारा होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है? तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता की सूक्ष्म क्रियाविधि, अनुवांशिकता के प्रभाव एवं अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया करते हैं। उसे अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। उसे अनुवांशिकी या क्या कहते हैं साथियों? जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन? विविधता क्या है? तो परिवर्तन जिसके कारण एक ही जाति के दो सदस्य अथवा एक ही माता पिता की दो संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। जी हाँ साथियों, वह आपस में एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, जिसे विविधता या भिन्नता, वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि माता पिता का एक पुत्र ब्लैक हो गया तो दूसरा व्हाइट हो गया, एक मोटा हो गया तो दूसरा पतला हो गया, एक लंबा हो गया तो दूसरा बौना हो गया। इस तरह का आपको विशिष्ट लक्षण देखने को मिलेंगे एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच। तो उसे विविधता या भिन्नता कहते हैं, एक दूसरे से भी। तो फादर ऑफ अनुवांशिकी किसे कहा गया है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। जी हाँ साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया अभी मॉडर्न चेकोस्लोविया पर जाता है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। मोराविया नामक स्थान पे हुआ था। ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान पे हुआ था। मृत्यु 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हो गई थी। इन्होंने अपना प्रयोग 1857 से 1865 तक मटर के पौधों पर किया था। गार्डन के बगीचे के मटर के पौधों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और अनुवांशिकी के जनक कहलाए थे। इनका शोध पत्र सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, इनका जो पत्र था, पुस्तक था लिखा हुआ, वो क्या था? सोसाइटी फॉर द नेचुरल साइंसेज, जो कि 1865 में प्रकाशित हुआ था। हॉलैंड के ह्यूगो डी बीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉन शर्माक नामक तीन वैज्ञानिकों के प्रयास से, इन तीनों वैज्ञानिकों के प्रयास से ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो अनुसंधान किया था, प्रयोग किया था, वह विश्व को पता चला और उसके बाद ही इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन व्यक्ति कौन कौन से? ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस और वान स्मार्क। ये तीन व्यक्ति जो थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिलवाई ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग को सफलता दिलवाने में। उसके बाद हमारा क्या है साथियों? मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जाते कि मेंडल के प्रयोग के बारे में बताइए। उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुना, इसको बताइए। तो मेंडल ने संकरण संबंधी अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे चुने, किसी अन्य पौधे को नहीं, क्यों? यह क्वेश्चन आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मटर के पौधे में सभी लक्षण स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। उनके फूल द्विलिंगी होते हैं, इसलिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि उसका जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होता है। उसके बाद मटर के पौधों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमुखता से होता है। मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही फूल के परागकण उसी के मादा जनन अंग पे गिरते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, वहाँ पे परागण का जो क्रिया होता है वो हो जाता है। उसके बाद संकरण के समय मटर के फूलों का प्रयोग करने में सुविधा होती है। मटर के पौधे अधिक स्थान नहीं करते। मटर का पौधा छोटे से स्थान में आसानी से उगाया जाता है, इसलिए भी उन्होंने मटर के पौधे का
चेन के मटर के बीज आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, और मटर का बीज आसानी से कहीं भी बाजार में किसी भी खाद बीज के दुकान पे इजीली मिल जाता था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने मटर के पौधे का प्रयोग अपने प्रयोग में किया। मेंडल के नियम क्या है? मेंडल के नियम, यह आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें पहला उनका नियम क्या था? युग्म कारकों का नियम। इस नियम के अनुसार किसी जीवधारी का एक लक्षण कम से कम 2 कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि प्लांट में टॉल के लिए हम टी लिखते हैं, यानी कि हमेशा कोई भी एक लक्षण को कम से कम 2 कारकों द्वारा, 2 सिंबलों से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या था? दूसरा प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार 2 परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच परागण क्रिया होती है, तब निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जैसे कि एक लंबा और दूसरा बौना में यह लंबा वाला लक्षण जो होगा प्रकट होगा, जबकि दूसरा बौना का ये जो लक्षण है, बौना का लक्षण जो कि स्मॉल टी है आपका, वह नहीं दिखेगा, अप्रभावी रहेगा, जिसे रिसेसिव कहते हैं। जो प्रकट होता है वही प्रभावी लक्षण होता है। जब यहाँ पे ये लंबा वाला पौधा प्रकट हो रहा है तो यह प्रभावी लक्षण आपका कहलाता है। उसके बाद क्या है? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा आपका नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। आनुवांशिकता के इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकरण पौधों में जब स्वपरागण होता है, जब एक बार क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद उसी में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तब अगली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण गायब हो गए थे वो सभी लक्षण वापस आ जाते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी के जो थे वो सब वापस आ जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। उसके बाद चौथा नियम है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के इस नियम से स्पष्ट है कि पैतृक लक्षण या जीन आपस में स्वतंत्र होते हैं। इस लक्षण या जिनका दूसरा लक्षण या जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर लंबा वाला है तो उसका किसी की लंबाई का जीन उसके कलर के जीन को कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचाता है। इस नियम का वही मतलब है कि अगर किसी का लंबा का जीन टी है और उसके कलर का जीन आर है, तो उस दोनों, यह जीन इसको कोई प्रभाव नहीं पहुंचाएगा और यह इसको कोई प्रभावित नहीं करेगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, स्वतंत्र होता है सब अपना अपना। उसके बाद गुणसूत्र क्या होते हैं? अनुवांशिकता में गुणसूत्र एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। वे सूत्रवत रचना है जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई देती है, गुणसूत्र कहलाती है। गुणसूत्र जो होता है कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। गुणसूत्र की खोज 1875 में, गुणसूत्र की खोज सन 1875 में स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्र की खोज दोस्तों किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज दोस्तों 1875 में स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद हमारा गुणसूत्र के वर्क क्या है, क्या कार्य करता है गुणसूत्र हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर? तो गुणसूत्र के निम्नलिखित कार्य क्या क्या? तो पहला कार्य, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विकास में सहायक होता है गुणसूत्र। माता पिता और संतान के बीच, माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी का सॉरी यहाँ पे कड़ी होगा, कड़ी के रूप में कार्य करता है। माता पिता का जो लक्षण होगा संतान में ले जाएगा, तो यह एक दूसरे माता पिता और उसके संतान के बीच एक कड़ी का काम करता है। लिंग गुणसूत्र जीवधारियों का लिंग का निर्धारण करता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है वह उनके लिंग का, कि वह लड़का है या लड़की है, उसका निर्धारण करता है। गुणसूत्र जीनों की रचना व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। गुणसूत्र जीनों की रचना और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सूत्र राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं ट्रूगित होकर अपनी अनुकृति बनाते हैं और दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक रचनाओं को कूटबद्ध रूप से पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारा आता है विभिन्न जीवधारियों में उनके गुणसूत्रों की संख्या। जैसे चेरी वृक्ष में दोस्तों आपका 32 गुणसूत्र होता है। उसके बाद हमारा आता है मेढक में आपका दोस्तों 26 गुणसूत्र होता है। उसके बाद मनुष्य में 46 गुणसूत्र 23 पेयर में होता है। उसके बाद आपका आता है कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। घोड़ा में 66 गुणसूत्र होते हैं। तो ये सभी आपके गुणसूत्र है कि किस गुणसूत्र में कितना, किस जीवधारी में कितना गुणसूत्र होता है, उसकी संख्या होती है। आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ह्यूमन वाला और ये मेढक वाला है। ये दोनों को तो एकदम याद रखना है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका हर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर या अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। उसका अभी जन्म नहीं हुआ फिर भी हम भविष्यवाणी करते रहते हैं कि यह लड़का होगा या लड़की होगी, तो यही भविष्यवाणी जो है वह लिंग निर्धारण करता है। पिता पक्ष से जिस बच्चे में पिता पक्ष से एक्स
गुणसूत्र जो होता है सम्मिलित होता है वह लड़की होती है, और जिस बच्चे में पिता पक्ष से वाई गुणसूत्र सम्मिलित होता है वह लड़का होता है। पिता में एक्स वाई व माता में केवल एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार भाई गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। तो लिंग निर्धारण सबको समझ में आया कि जन्म से पूर्व ही किसी बच्चे का नर या मादा, लड़का या लड़की होने की भविष्यवाणी जो हम करते हैं वही हमारा लिंग निर्धारण कहलाता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो टोटल हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। इस चैप्टर के से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हमने इस क्लास में रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है दोस्तों, तो डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक चयनों द्वारा जीवों का विकास जो है दोस्तों डार्विनवाद कहलाता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से O2 नहीं था दोस्तों। जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर O2 नहीं था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं यह पूछा गया आपसे। या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने युग्म होते हैं, गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, यानी कितने पेयर में होते हैं। वह पेयर पेयर में आपसे पूछा तो 23 पेयर होते हैं दोस्तों। एक एक ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन 23 पेयर में होते हैं। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। उसका निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे है। तो आपको पता होना चाहिए कि बौने होने के लिए, बौना मतलब रिसेसिव आपका क्वालिटी है, रिसेसिव के लिए दोनों ही स्मॉल टी टी होना चाहिए। टी फॉर टॉल, दोनों स्मॉल टी होगा तो वह बौना होगा। दोनों कैपिटल है तो यह लंबा का होता है। यह किसका है, यह लंबा का है। और इसमें दिख रहा होगा एक स्मॉल है एक बिग है, तो इसमें यह दोनों भी आपका लंबा ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ वो प्रभाविता का जो नियम है वो इसमें लागू होता है। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन हमारा दोस्तों होता है स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है लिंग निर्धारण के लिए, तो एक्स एक्स पाया जाता है। पुरुषों में दोस्तों एक्स वाई पाया जाता है। अभी भी लिंग निर्धारण कैसे होता है इसमें जाना था हमने। उसका द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप क्या होता है। द्विसंकर में फिनोटाइप क्या होता है दोस्तों, तो 9:3:3:1, 9:3:3:1 का जो फिनोटाइप रेशियो होता है आपका दोस्तों द्विसंकर क्रॉस के परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था। तो प्रसिद्ध पुस्तक रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया था, और यह पुस्तक आपका दोस्तों 1665 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने साथियों अपने सेल की खोज से संबंधित, माइक्रोस्कोप के आविष्कार विकास के से संबंधित बहुत सारी बातें जो थी उसको लिखा है रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है साथियों, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जिन शब्द आपका दोस्तों जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। जिन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, जॉनसन ने। अब हम अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। मनुष्य की कोशिका में दोस्तों गुणसूत्र 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम हमारे शरीर में, मानव शरीर में टोटल एक कोशिका में 46 क्रोमोजोम होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे ही क्यों चुने, कोई अन्य क्यों नहीं। तो इसका आंसर आपको दोस्तों स्लाइड 6 में दिखा था। आपको हम स्लाइड 6 एक बार पीछे जाके दिखाते हैं। सॉरी, स्लाइड 7। इसमें आपको दिख रहा है दोस्तों कि मिंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे ही क्यों चुने, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं चुना। तो इसके आपको यहाँ पे 5 कारण दिख रहे हैं, जिसमें मटर के पौधों में सभी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखते हैं और उसके फूल द्विलिंगी होते हैं। दूसरा क्या है, मटर के पौधों में स्वपरागन होता है। संकरण के समय मटर के फूलों का उपयोग करने में सुविधा होती है। मटर के पौधे अधिक स्थान नहीं घेरते हैं और उसके बीज आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। इस 5 कारणों से मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, जीन क्या होता है। जीन क्या होता है दोस्तों, तो जीन गुणसूत्र पर पाए जाने वाली वह भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जीन कहलाती है। जीन का काम क्या होता है कि वह पिता के लक्षणों को उसके पुत्र में ले जाती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पैतृक लक्षणों को ले जाने का कार्य करने वाली भौतिक इकाइयों को हम जीन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है तथा
उन सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रकट करती है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाती है। 3 क्या था, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन यह ले जाने के साथ साथ उन सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रकट भी करता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। जैसे कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है साथियों। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि यह डीएनए और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जीन पूल किसे कहते हैं। जीन पूल क्या होता है साथियों, तो किसी आबादी के लैंगिक लक्षण की क्षमता वाले सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या को, किसी आबादी के लैंगिक जनन की क्षमता वाले सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या को जीन पूल हम कहते हैं। उसके बाद विभिन्नता क्या, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करना है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों हो गया। तो इसमें विभिन्नता व परिवर्तन जिसके कारण एक ही जाति के दो सदस्य या एक ही माता पिता के दो संतानों में अंतर हो जाता है, एक पुत्र काला दूसरा पुत्र गोरा, एक पुत्र मोटा दूसरा पुत्र पतला, इस तरह का विभिन्नता देखने को मिलता है। जीवों में लैंगिक जनन में होने वाली डीएनए प्रतिकृति के दौरान उत्पन्न त्रुटियों के कारण कोई गलती हो जाता है, जिसके कारण ऐसा विभिन्नता देखने को मिलता है। विभिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली, जननिक विभिन्नता, वे ऐसी विभिन्नता जो जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे जनिक विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, इससे अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं। इस विभिन्नता अनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गलती हो गई वह दूर आती चली जाती है, जबकि जैव जिनकी जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी विभिन्नताओं में से कुछ जन्म से प्रकट होती है, जैसे आंखों एवं बालों का रंग। कुछ विभिन्नता बाद में प्रकट होती है, जैसे शारीरिक गठन एवं शरीर की लंबाई इत्यादि। उसके बाद कायिक विभिन्नता क्या होती है, ऐसी विभिन्नता कई कारणों से होती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, पोषण के प्रकार एवं जीनों के साथ परस्पर व्यवहार आदि। विभिन्नता गुणसूत्र या जीन परिवर्तन के कारण नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होती है। इस विभिन्नता का जैव विकास पर कोई महत्व नहीं। यानी कायिक विभिन्नता जो होती है आपकी, वह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है, अनुवांशिक नहीं होती है। यह फिजिकल कारण से, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, पोषण, ये सब के कारण यह विभिन्नता उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या, गुणसूत्र क्या है, इसके कार्यों की चर्चा करें। तो गुणसूत्र और उसके कार्यों की चर्चा हमने पीछे की है, आप पीछे बैक थोड़ा करके आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा है द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है साथियों। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका साथियों क्या होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम लगाया साथियों, और डायग्राम देखिए, इसमें हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने साथियों यहाँ पे दो, एक रेसेसिव और दूसरा दो, यहाँ पे हमने जीन लिया, उसका क्रॉस कराने के बाद हमको ये F1 जनरेशन मिला है। F1 जनरेशन में जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ वो करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया, स्वपरागन करवाया दोस्तों, तो हमको यहाँ पे 9:3:3:1 के रेशियो में हमको यहाँ पे एक फिनोटाइप देखने को मिल गया। तो यह आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है कि F1 जनरेशन से ही जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारा इस तरह का एक फिनोटाइप देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, यानी दो बार उसमें क्रॉस होता है, F2 जनरेशन उसमें बनता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में साथियों सिर्फ एक बार क्रॉस होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में साथियों दो बार क्रॉस होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको यहाँ भी क्लियर दिख रहा होगा कि राउंड एंड येलो फिनोटाइप हमने का एक गैमेट लिया, और दूसरा रिंकल एंड ग्रीन का लिया है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि F1 जनरेशन में आपको एक इसका राउंड का और दूसरा ट्विंकल का, एक येलो का दूसरा ग्रीन का इसमें आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम उस स्वपरागन फिर इसमें करवाएंगे, तो 4 गैमेट बनेगा, और चारों गैमेटों से 9:3:3:1 के रेशियो में हमारा एक फिनोटाइप बाहर आएगा, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का यह फ्लो चार्ट जो पूरा है वो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका फिनोटाइप आपसे पूछा जाता है। तो यह सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और इसका नोट्स आप लोग जरूर से जरूर बना लीजिएगा। और इसका नोट्स अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक को जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस पूरे क्लास का बोर्ड PDF जो होगा आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।